नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर का। पहली खबर ईरान से है। ईरान फिर जल उठा है। ईरान में महंगाई से हाहाकार है। ईरान में आर्थिक संकट ने एक बार फिर देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। ईरान का प्रोटेस्ट अब देशव्यापी हो चुका है। पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर चुकी है। गुरुवार की रात एक बार फिर ईरान धधक उठा। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई कि खामेनेई सरकार सख्ते में आ गई। आनन फानन में सरकार ने इंटरनेट और फोन लाइन भी कट कर दी। आपको जानकारी दे दें कि इससे ईरान का दुनिया से संपर्क भी टूट गया है। बहरहाल ईरान के 12 दिनों के प्रदर्शन में लाशें बिछ चुकी हैं। एक डेटा के मुताबिक अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 8 नाबालिग शामिल हैं। ईरान में जेनजी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है और इस बीच अमेरिका ने भी ईरान को धमका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। और इस बीच आग में घी डालने का काम किया है ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने। यही कारण है कि ईरान में आधी रात को बहुत भारी बवाल हुआ है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तो आपको बता दें कि ईरान का पाकिस्तान वाला हाल है। दरअसल ईरान का पाकिस्तान वाला हाल हो चुका है क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। महंगाई से आवाम, जो वहां की आम जनता है, वो त्रस्त है। रियाल मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन पहले तेहरान बाजार की हड़ताल से चला, मगर जल्द ही पूरे देश में फैल गए हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है, मगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी ने 45 लोगों की मौत का दावा किया है और इनका दावा है कि 45 प्रदर्शनकारी थे। खामेनेई सरकार ने इसे विदेशी साजिश बताया है, जबकि प्रदर्शनकारी महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो आर्थिक संकट के कारण ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गए हैं। बुधवार और गुरुवार को प्रदर्शनों का सबसे तीव्र दौर देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन हर प्रांत के ग्रामीण और कस्बे और प्रमुख शहरों तक फैल गए। हालांकि ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर अन्य जगहों पर हलचल बढ़ गई है। ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की अपील के बाद गुरुवार को प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतर आए और रैलियां निकाली गई है। सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है और ऐसे में सरकार को भारी संख्या में सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारना पड़ा। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने इंटरनेट और फोन बंद कर दिया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान इस समय लगभग पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में है। इंटरनेट और फोन लाइंस कट कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम विरोध की तस्वीरों और सूचनाओं को बाहर जाने से रोकने के लिए उठाया गया है। अब दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से है। अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा के चालक दल के सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल हैं। और इस बीच रूस ने गुरुवार को इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए अमेरिका से समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की मांग की है। रूस ने इसी के साथ अमेरिका के नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को उत्तरी अटलांटिक में अमेरिकी तटरक्षक द्वारा जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर के चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग की है। रूस ने कहा है कि टैंकर की स्थिति के बारे में अमेरिका को बार बार जानकारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मैरिनेरा के चालक दल में 17 यूक्रेनी नागरिक, 6 जॉर्जियाई नागरिक, 3 भारतीय नागरिक और 2 रूसी नागरिक शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन के मूलभूत मानदंडों और सिद्धांतों का अनुपालन करने और मैरिनेरा टैंकर और खुले मैदान में कानून का पालन कर अपनी गतिविधियों को संचालित करने वाले अन्य जहाजों के खिलाफ अपनी अवैध कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने का आह्वान करते हैं। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतिबंध कानून के उनके संदर्भों को निराधार मानता है। मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह कहना है कि मैरिनेरा टैंकर पर कब्जा करना वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर वाशिंगटन का असीमित नियंत्रण स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
अत्यंत निंदनीय है। हम इस तरह की नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय अवैध है और अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयासों को और उससे भी बढ़कर खुले मैदान में जहाजों को जब्त करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जिसे 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली थी। उत्तरी अटलांटिक में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से शांतिपूर्ण गुजर रहा था और इस दौरान रूस के बंदरगाहों में से एक की ओर जा रहा था। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने बार बार स्वीकार किया है कि उसे रूसी विदेश मंत्रालय सहित अन्य स्रोतों से जहाज के रूसी मूल और उसके नागरिक दर्जे के बारे में बार बार विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और चलिए तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान की संप्रभुता के गंभीर और जानबूझकर किए गए उल्लंघनों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल बलूचिस्तान ने पिछले साल खुद को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और इसी के बाद अब उनका ये बयान उनके स्वतंत्रता के दावों को मजबूत करता है। शहबाज शरीफ पर आरोप है कि वो बिना वैध वीजा के बलूचिस्तान में दाखिल हुए। बलूचिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर आने या वहां से जाने के दौरान रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के कानूनों के अनुसार उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ औपचारिक रूप से गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने वैध वीजा या फिर कानूनी अनुमति के बिना बलूचिस्तान के क्षेत्र में अवैध प्रवेश किया है और ये बलूचिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन और उनके हवाई क्षेत्र का गैर कानूनी अतिक्रमण है। अब चौथी बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच यानी कि डीबी ने बताया है कि इस हत्या में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यासिन को पकड़ लिया गया है। 25 साल का यासिन शेख बाड़ी मस्जिद में इमाम था। यासिन मदरसे में शिक्षक के तौर पर भी काम करता था। पुलिस के अनुसार यासिन को बुधवार दोपहर गिरफ्तार किया गया। यासिन दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद फरार हो गया था और करीब 12 दिनों तक छिपता रहा। वो अलग अलग मदरसों में रहकर पुलिस से बचने की कोशिशें करता रहा। हत्या के बाद कई मदरसों में छिपा रहा और बाद में सुफ़ा नाम के एक मदरसे में शिक्षक बनकर रहने लगा। इस मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि यासिन ने इस हत्या में सक्रिय भूमिका निभाई है। 18 दिसंबर को मैमनसिंह के भालुका इलाके में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी और इसके बाद उनके शव को आग लगा दी गई थी। शुरुआत में यह दावा किया गया था कि दीपू की हत्या कथित तौर पर निंदा के आरोप में की गई है। और अब पांचवी बड़ी खबर है, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल गुरुवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं दी। इससे पहले जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया और व्यापार तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से प्रेरित समकालीन वैश्विक बदलावों पर जोर दिया। और इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो अगले महीने भारत का दौरा करने वाले हैं। जयशंकर ने मैक्रो से मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए। उन्होंने समकालीन वैश्विक विकास पर राष्ट्रपति मैक्रो के विजन और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए सकारात्मक भावनाओं की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिलकर और पीएम नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं देकर खुशी हुई है। समकालीन वैश्विक विकास पर राष्ट्रपति के विजन और आपसी रणनीतिक साझेदारी के लिए सकारात्मक भावनाओं की मैं गहराई से सराहना करता हूं।